सो वेलकम क्लास, मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे एनपीए के बारे में। एनपीए हमारे बैंकिंग में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी चिंताजनक भी विषय रहा है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। मतलब जब भी आप कोई लोन लें और उस लोन को पे ना कर पाएँ, है ना, तो बैंक के लिए क्या हो जाती है, वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है। अब दो शब्द समझिए, यहाँ पर दो शब्द मैं आपको समझाना चाहूँगा, असेट और लायबिलिटी। असेट और लायबिलिटी। देखिए, असेट क्या होता है किसी के लिए? जो चीज़ आपको इनकम जनरेट करके दे, जो चीज़ आपको बेनिफिट दे, ठीक है, ओवर द टाइम पीरियड ही सही, लेकिन कुछ बेनिफिट दे, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू कम ना हो, है ना, अगर बढ़े ना, हाँ, अगर बढ़ नहीं रही है तो एटलीस्ट कम तो ना ही हो, है ना। जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट प्रोवाइड कराए। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब हो गया वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे सपोज करो कि आपने किसी को पैसे उधार दिए फॉर द सर्टेन परसेंटेज, ठीक है। अब क्या होगा, वो पैसे तो आपने जो उधार दिए हैं उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो जो आपने लोन दी है किसी को, तो वो क्या हो जाएगी आपके लिए? एक असेट हो जाएगी कि नहीं? कि आपको वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक चीज़ समझो, अगर आपने किसी को लोन दे रखा है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? असेट हो जाएगा, क्योंकि वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, है ना। अच्छा ये बताओ, आज आपने कोई गाड़ी ली, अब वो गाड़ी आपके लिए असेट है या लायबिलिटी? गाड़ी आपके लिए क्या हो गई? असेट है या लायबिलिटी? अब इसका आंसर ये है कि भाई डिपेंड करता है। अगर आप उसको बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो, उससे कुछ अर्न कर रहे हो, है ना, तो वो आपके लिए असेट है। और उससे आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। उसका मेंटेनेंस आपके लिए लायबिलिटी है, उसका इंश्योरेंस आपके लिए लायबिलिटी है, उसका फ्यूल कंजम्पशन आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसका कोई इकोनॉमिक यूज़ नहीं कर रहे हो। सपोज करो आपने आज कोई ज़मीन खरीदी, कोई मकान खरीदा, ठीक है। तो बताओ वो मकान आपके लिए क्या हो गया? वो ज़मीन आपके लिए क्या हो गई? अब हालांकि वो खाली ज़मीन है, वो आपको कुछ देगी तो नहीं, है ना, कुछ इनकम तो जनरेट करके नहीं दे रही, लेकिन उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। डेप्रीशिएट नहीं हो रही है वैल्यू, कांस्टेंट हो सकती है, इंक्रीज कर सकती है। ऐसे में वो लैंड आपके लिए क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा, ना कि लायबिलिटी। लायबिलिटी तब होगा जब उस लैंड की वैल्यू गिरना शुरू हो जाए, ठीक है। तो एसेट और लायबिलिटी में समझ में आया? देखो, किसी जो लोन है ये किसी के लिए एसेट हो सकती है तो किसी के लिए लायबिलिटी हो सकती है। जिसने लोन ले रखा है उसे ये पे करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या हो गई है? उसके लिए लायबिलिटी हो गई। जिसने लोन दिया है उसके लिए क्या हो गई? ये लोन एसेट हो गई। तो लोन अपने आप में बुरी नहीं है, ठीक है। लोन अपने आप में बुरी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस साइड खड़े हो, लेने वाली साइड खड़े हो या देने वाली साइड खड़े हो। बैंक के लिए लोन क्या है? असेट है। कंज्यूमर के लिए लोन क्या है? लायबिलिटी। आपने कोई असेट क्रिएट किया कि मैं इस असेट से कुछ ये आउटकम लूँगा, ठीक है। आपने कोई एसेट क्रिएट किया विद अ सर्टेन आउटकम, जैसे लोन दिया तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अब जिस काम के लिए वो एसेट क्रिएट किया गया था, अगर वो असेट उस काम पर खरा ना उतरे, उस आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, वो परफॉर्म ही ना करे जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो ऐसे असेट को बोलेंगे हम नॉन परफॉर्मिंग असेट। इसलिए लोन को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? नॉन परफॉर्मिंग असेट बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, क्या है कि बैंकों के पास बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि एक मिनट, चलिए ठीक है, बैंकों के पास बच्चे समस्या है। समस्या ये है बच्चे कि बहुत से लोगों ने लोन ले रखा है, बहुत बड़ा बड़ा लोन ले रखा है ना, और वो लोन रिटर्न नहीं आता। आपने 2 रुपये के लालच में 200 रुपये गवा बैठे हो।
200 रुपये का लोन दिया कि शायद 200 रुपये में इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन ना लोन आया ना इंटरेस्ट आया। तो बैंक के लिए बड़ी समस्या है कि लोन रिकवर नहीं होते, और लोन रिकवर नहीं होते यानी उनका जो बैंकिंग फंक्शन है, उनके पैसे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और ऐसे में बैंक क्या कर जाएंगी, डूब जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी। ठीक है, बैंक क्या है, डूब जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी। इंडिया में अभी जो एनपी चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.5% और 10% के अराउंड चल रहा है। ठीक है, 9 और 10 के बीच में चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से 9 लोन डूब रहे हैं, एनपी बन रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम अचानक से किसी एसेट को ये बोल देंगे भैया ये तो डूब गया, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे कि आपने किसी को लोन दिया है ना, और बोले कि साहब हर महीने महीने इस पर इंटरेस्ट आना, किस्त आ जानी चाहिए, इसकी ईएमआई आ जानी चाहिए। सामने बोलना ठीक है, आपने लोन दे दिया। 2-3 महीने तो ईएमआई टाइम से आई, लेकिन चौथे महीने में ईएमआई नहीं आई। आपने बोला यार क्या चक्कर है, ईएमआई क्यों नहीं आई? आपने सोचा कि शायद हो सकता है कोई परेशानी आ गई हो, अगले महीने आ जाएगी, लेट्स वेट। आप इंतजार करते हो, अगले महीने भी नहीं आई। फिर भी उम्मीद बनाए रखते हो कि हो सकता है कि भाई 1 महीने में वो समस्या नहीं सुलझी हो सकता है तीसरे महीने में आ जाएगी। तो बताओ क्या अभी ऐसी कंडीशन में आप उसे एनपी बोलोगे कि हमारा पैसा डूब गया? नहीं बोलोगे। एक उम्मीद है ना कि वापस आने की, एक उम्मीद है बरकरार अभी कि वो वापस आएगी। आस में बैठे हो ना कि वो एक दिन आएगी, और क्या पता आए ना आए। तो ईएमआई जो अब आप इंतजार कर रहे हो 5वें 6वें महीने में आ जाएगी। अगर आ गई तो ठीक, और नहीं आई तो बेवफा है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, लोन हमारी डूब गई, इन्वेस्टमेंट हमारा डूब गया। तब आप उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में रखोगे। तो एनपीए में भी हमने कई सारे क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। हम एकदम से किसी को नहीं बोल देते कि ये हमारा एसेट एनपी हो गया है। तो एसेट के भी क्लासिफिकेशन कर रखे, ठीक है, एसेट के भी हमने क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। अब देखो क्या है कि पहला क्लासिफिकेशन हम करेंगे स्टैंडर्ड एसेट्स में। स्टैंडर्ड एसेट, देखो स्टैंडर्ड एसेट क्या बोलेंगे, जो हमारा एसेट है ये 100% वर्किंग कंडीशन में है, जिसके लिए इसे बनाया गया था वही काम ही कर रहा है। दैट मीन्स 100% वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ बच्चे, ये तो हो गया 100% वर्किंग कंडीशन में। मैंने आपसे ये कहा था कि लोन ईएमआई आएगी है ना, उसका इंतजार करें। तो सपोज करो कि अगले महीने नहीं आई, तब भी हम उसे स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में ही रखेंगे, ठीक है। और अगर वो अगर वो ईएमआई 3 महीने तक नहीं आई, यानी 90 दिन तक नहीं आई, अब हमें चिंता होनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई ईएमआई 3 महीने तक ना आए तो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो हम ये देखेंगे कि बच्चे अब हम इसको क्लासीफाई करेंगे एज ए सब स्टैंडर्ड एसेट में। अगर कोई ईएमआई, कोई रिटर्न हमारा 3 महीने तक ना आए, ठीक है, तो हम किस कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, सब स्टैंडर्ड में। सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है।
अब सब स्टैंडर्ड असेट को आप एक चीज़ करके और समझिए, यानी रिटर्न यहाँ लिख लो नो रिटर्न फॉर 90 डेज। अब हम इसे क्या बोलने लगे, सब स्टैंडर्ड असेट। कब तक बोलेंगे, अप टू 18 मंथ, अप टू 18 मंथ। भैया 18 महीने तक हम इसको सब स्टैंडर्ड असेट की कैटेगरी में प्लेस करके रखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 18 महीने तक भी ना आए तो 18 महीने तक भी ना आए तो हम इसे फिर डाउटफुल असेट की कैटेगरी में रखेंगे। किस में रखेंगे, डाउटफुल असेट की कैटेगरी में। डाउटफुल असेट की कैटेगरी में कब, नो रिटर्न फॉर 18 मंथ। 18 महीने तक अगर रिटर्न ना आए तो हम उसे क्या बोलेंगे, अब इसे डाउटफुल असेट। और कब तक बोलेंगे, जब तक इसे ऑफिशियली एनपीए डिक्लेयर ना कर दिया जाए, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी वो असेट जिस पर कोई संभावना नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि पैसा वापस आएगा, बैंक इसे डूबा हुआ मान ले। ठीक है, तीसरी कंडीशन है। अब चौथी कंडीशन है हमारी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी ऑफिशियल डिक्लेरेशन। ऑफिशियल डिक्लेरेशन that asset is a loss, that asset is lost, ये जा चुका। ठीक है, असेट हमारा ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये तो जा चुका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे से लॉस असेट भी बोल सकते हो। अब बात ये आती है कि असेट कोई भी लोन एनपीए बनता कैसे। द क्वेश्चन इज दैट कोई भी लोन एनपीए बनता कैसे है, तो उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जब भी कोई बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस को नेगलेक्ट करता है, क्या करता है, आरबीआई की गाइडलाइंस को वो नेगलेक्ट करता है, आरबीआई जो बोल रहा है उसे ना करते हुए अपनी मनमर्जी करता है, तो संभावनाएं ज़्यादातर बनती हैं कि बैंक को नुकसान हो, है ना, और लोन एनपीए बने। जब भी लोन किसी डिफ़ॉल्टर को लोन देता है, जब भी बैंक किसी डिफ़ॉल्टर को लोन देता है या किसी रॉन्गफुल पर्सन को लोन देता है या रॉन्ग पेपर्स के आधार पे लोन देता है, तो ज़्यादा संभावना ये है कि वो एनपीए बन जाए। अगर बैंक बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे लोन देता है, तब भी ये संभावना होती है कि वो लोन एनपीए बन जाए। एक और संभावना इसमें ये होती है कि आपने जिस एरिया में लोन दे रखा है वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी आ गई, यानी कोई डिजास्टर हो गया, है ना। और इस कंडीशन में मैक्सिमम होता ये है कि जिस व्यक्ति को आपने लोन दे रखा है या तो उसका बिजनेस प्रभावित होता है, इससे सोर्स ऑफ इनकम डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण वो लोन रिटर्न नहीं कर पाता। ठीक है, एक और इसमें कारण ये हो सकता है कि मैनेजर और जिसने व्यक्ति ने लोन लिया है उन दोनों में आपस में वो हो जाए, नेक्सस बन जाए, है ना। और ये हो जाए कि देखो साहब ऐसा है कि तुम लोन ले लो, है ना, इसको लौटाना मत, डुबा देना, हम तुमसे पैसे मांगेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तुम डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। यानी बैंक क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति हैं जिसने लोन लिया है वो मैनेजर्स के साथ मैनेजर को करप्ट कर दे, मैनेजर को ब्राइब दे दे कि आप मुझे या तो, अच्छा क्यों देगा, या तो एलिजिबल नहीं होगा लोन के लिए तो देगा, है ना, या रिकवरी के टाइम पे लोन वो देगा, रिकवरी के टाइम पे ब्राइब। कैसा है कि रिकवरी करने मत आओ, है ना, तुमको जो चाहिए वो ले लो, ठीक, और दिखा दो कि भैया वो व्यक्ति है ही नहीं, वो व्यक्ति लोन वापस ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक ये भी कारण हो सकता है। एक जो मुख्य कारण जो मेरी समझ में आता है वो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन।
सरकार समय समय पर इंटरवीन करती है। किसमें? लोन डिस्ट्रीब्यूशन में। सरकार कहती है कि ऐसा है कि इसको लोन दो, इस सेक्टर को लोन दो, इस कैटेगरी को लोन दो। अब बैंक ये देखते हैं कि सर जिस कैटेगरी के लिए आप लोन की कह रहे हो वो हमारे टर्म एंड कंडीशन में फिट नहीं हो रही, लेकिन बैंक आरबीआई प्रेशर, सरकार का प्रेशर कि लोन देना ही देना है। ठीक है, तो ऐसे में भी संभावना ये है कि वो लोन ज़्यादातर केसेस में वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है, वो एनपीए बन जाता है। अब बात आती है बच्चे एनपीए को कंट्रोल कैसे करें, हाउ वी कैन कंट्रोल द एनपीए। तो इसके लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे सरफेसी एक्ट, ठीक है, सरफेसी एक्ट। अच्छा, एक एक करके मैं बात करूंगा, फिलहाल आप ये नोट कर लो। स्टेप्स टू मिटिगेट एनपीए या स्टेप्स टू डील विद एनपीए। पहला स्टेप लिख लो, सरफेसी एक्ट। ठीक है, क्या लिखोगे? सरफेसी एक्ट। ये एक्ट आया था हमारा 2002 में। कब आया था? 2002 में। ठीक है, क्या था? 2002 में सरफेसी एक्ट। अब जो सरफेसी एक्ट है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ठीक है, हालांकि फुल फॉर्म बड़ी है, तुमसे इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। व्हाट आर स्टैंड फॉर, एफ स्टैंड फॉर, ई स्टैंड फॉर, आई स्टैंड फॉर, इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 में लाया गया था। इस एक्ट ने क्या किया था? इस एक्ट ने बोला था कि भैया जो लोन डूब गए हैं या लोन जो वापस नहीं आ रहे उनको आप क्लासीफाई करिए। ठीक, जो क्लासिफिकेशन ऊपर पढ़ चुके हैं इनको आप क्लासीफाई करिए। ठीक है, और अगर कोई जो बोरोवर है लोन वापस नहीं कर रहा तो आप उसको लीगल नोटिस दीजिए, लीगली उस पर कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है, और लीगली कार्रवाई करने के बाद जो लोन डूब गया है उन्हें आप ARCs को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, और ARCs की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाएगी कि उन्हें कैसे रिकवर करना है। अब ये ARC नाम की व्यवस्था क्या है, ध्यान रखना। इसने बनाई है सरफेसी एक्ट ने ARC, इसे हम बोलते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। यानी ये वो स्पेशलाइज्ड कंपनी हैं जो बनी ही रिकवरी के लिए हैं, जिनको भेजा ही जाएगा कि भैया तुम्हारा काम ही रिकवरी करना है।
जो बैंक से लोन डूब गए उन्हें इन्हें दे दिया जाएगा कि ये रहे लोन, जाओ रिकवर कर लो। बदले में सपोज करो कि कोई लोन है 100 रुपये का, ठीक, और ये डूब गया, तो बैंक क्या करेंगे, यार 100 रुपये का घाटा लग रहा है, ये अच्छा बात नहीं है, तो एक काम करो, इस लोन को वो क्या करेंगे, सब्सिडाइज रेट पर कुछ सस्ते में, सपोज करो 80 रुपये में ARC को बेच दिया। अब बैंक के पास 80 रुपये तो आ गए, लेकिन 20 रुपये तो डूबे बस। अब ये 80 रुपये जो ARC के पास ARC ने खर्च किए, अब ARC के ऊपर है कि वो इसमें से कितना रिकवर कर ले। लोन उन्हें अधिकार है पूरे 100 रुपये रिकवर करने का। अगर उन्होंने 90 रुपये रिकवर कर लिए तो ARC के 10 रुपये प्रॉफिट हो गया, और अगर उन्होंने 50 रुपये ही रिकवर कर पाए तो उन्हें 30 रुपये का लॉस हो गया, है ना। तो एक तरीके से ऐसे समझो कि बैंक के ऊपर जो बदनामी का दाग था, लोन रिकवरी नहीं हो रही थी, लोन डूब रही थी, उसे ट्रांसफ़र कर दिया, यानी इसकी टोपी उसके सर पहना दी। ARC को बोल दिया कि तुम रिकवर कर लो, ठीक है। अब सुनो, अगर ARC आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि देखो सर ऐसा है कि आपने जो बैंक से लोन लिया था, है ना, और वो आप लोन नहीं चुका पाए हो, आपका जो एसेट है उसे हम सीज कर रहे हैं, ठीक है। कोई अगर इस एसेट को कन्फेस्टिगेट कर देते हैं, सीज कर देते हैं, देन जिसकी प्रॉपर्टी सीज हुई है वो क्या करेगा, तो उसे कुछ पावर्स दी गई, जिसकी प्रॉपर्टी सीज हुई उसे, कि आप विद इन 40 डेज ARCs के एक्शन के खिलाफ अपील कर सकते हो। ध्यान रखना, विद इन 40 डेज आप ARCs के देखो विद इन 45 डेज borrower कैन अपील, तो भैया वो अपील कर सकता है कब, 45 दिन के बाद। एक और शर्त है, आप 75% ऑफ लोन को आप पहले भरिए, उसके बाद ही आप अपील कर पाएंगे। दो कंडीशन हो गई अपील करने की, का क्या क्या, 45 डेज़ के अंदर करना है और 75% का लोन आपको भरना है, उसके बाद ही आप अपील कर सकते हो। कहाँ अपील करोगे, क्या कोर्ट में करोगे, नहीं, इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं जिन्हें हम बोलते हैं DRT। क्या बोलते हैं, DRT, यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRT, इनमें आप अपील कर सकते हो। और आप सपोज करो DRT से सेटिस्फाइड नहीं हो, DRT के जो भी फैसले आए उनसे आप सेटिस्फाई नहीं हो, देन आप DRT के फैसले के खिलाफ भी अपील कर सकते हो। कहाँ पर, DRAT में। इसका मतलब क्या है, डेट रिकवरी अपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। इनके खिलाफ भी आप जा सकते हो कि भैया ऐसा है कि वो मान नहीं रहे हैं और आप देख लो, है ना, DRT का फैसला हमें मंजूर नहीं है। इन केस अगर DRT का फैसला भी आपको मंजूर नहीं है, देन यू कैन गो टू हाई कोर्ट, ठीक है। तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो कि भैया ऐसा है कि हमें इनका जो हिसाब किताब वो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। टोटल DRT कितनी है, अब आपसे ये हो सकता है कि चलो DRT है, ठीक है, तो टोटल DRT कितनी है, तो टोटल बच्चे अभी फ़िलहाल के लिए DRT की संख्या है वो है 39, ठीक है, और DRAT की संख्या है वो है 5, तो टोटल 5 DRAT हैं और 39 DRT हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ARC की। मैंने आपसे कहा था कि ARC के फैसले के खिलाफ आप जा सकते हो, ARC कार्रवाई के खिलाफ जा सकते हो बेसिकली, ठीक है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक आध कंपनी का एग्जांपल,
हाँ, कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप बोल सकते हो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, रिलायंस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, है ना। इसी तरीके से इंडिया एसएमई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इस तरीके से कई सारी कंपनियां हैं, यू कैन गो थ्रू, और वो नाम से ही उनमें लिखा होता है असेट रिकंस्ट्रक्शन, तो कुछ ज़्यादा ऐसा छुपा रुस्तम है नहीं जिसको ना पहचान पाओ, ठीक है। अब जो ARCs हैं, इनको बनाने का रिकमेंडेशन मैंने आपको बताया था नरसिम्हन कमेटी 1998 ने ही दे दिया था, ठीक है। 1998 ने ही इनका रिकमेंडेशन दे दिया था। इसके अलावा और क्या हमारे पास ऑप्शन रहता है सरफेसी एक्ट के अलावा? इसके बाद आप जा सकते हो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। कहाँ जा सकते हो? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सपोज करो कि आपकी कोई कंपनी है और वो लोन नहीं दे पाई, ऐसे में क्या होगा? ARCs वाले आएंगे और आपकी कंपनी को सीज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। आप बोल सकते हो कि साहब देखो ऐसा है कि मेरी कंपनी का जो सीजर है, जो क्लोजर है, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, जो असेट्स थे मेरे उनकी वैल्यूएशन सही नहीं हुई, जो मेरे इन्वेस्टर्स थे उनको पेमेंट नहीं मिला, है ना, उनकी लायबिलिटी पूरी नहीं हुई। तो एक कंपनी को ओपन करने के साथ साथ उसे बंद करने का भी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है ना, वो फॉलो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप जा सकते हो। तो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये क्या है? ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक तरीके का कोर्ट होता है, स्पेसिफाइड कोर्ट होता है। ये रजिस्टर्ड है अंडर द सेक्शन 408 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी ये जुडिशरी वाले काम तो करती है लेकिन सिर्फ कंपनीज के लिए, ठीक है, कंपनीज के क्लोजर के लिए। और आप किसी का मर्डर करके जाओगे तो वो नहीं सुनने वाले, है ना, वो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर की बात है, ठीक है। अब ये तो काम हो गया बच्चे कि ठीक है तुम्हारा लोन डूब गया तो क्या कर सकते हो, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो लोन डूबने से पहले किए जा सकते हैं, ठीक है। कुछ काम ऐसे हैं जो लोन डूबने से पहले किए जा सकते हैं, जैसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, सिविल जिसे हम बोलते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में सिविल बोल देते हो। अब देखो क्या है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये भी नरसिम्हन कमेटी साहब का सेकंड का रिकमेंडेशन है, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन को इस्टेब्लिश करना। देखो बच्चे होता क्या है, ये काम कैसे करता है? सपोज करो कि आपने क्या किया, एक कोई बैंक है A नाम की, जिससे लोन ले लिया और इसका लोन आपने रीपे नहीं किया। आप गए B बैंक के पास और वहाँ से भी लोन ले लिया, उसका भी पे नहीं किया। आप गए C बैंक के पास और C से भी लोन मांगने पहुँच गए। अब देखो बैंक्स क्या करते हैं, अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, उनकी हिस्ट्री एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, वो एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल रहती है, ठीक। अब A के साथ क्या हुआ, है ना, ए बैंक के साथ तुमने क्या किया, ये B को नहीं बताने वाले, B के साथ तुमने क्या किया, ये C को नहीं बताने वाले, ठीक है। तो जब आप C के पास जाओगे तो C के पास आपकी कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री होगी नहीं, फाइनेंशियल डेटा होगा नहीं कि आपने किस किस के साथ फ्रॉड कर रखे हैं, किस किस से लोन नहीं दे रखे। C आपको एक ठीक ठाक आदमी मानते हुए लोन दे देगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन का जो गैप है A, B और C के बीच में, जिसके कारण C ने लोन दे दिया, अगर ये पता होता कि ये A के साथ डिफ़ॉल्टर है, B के साथ भी डिफ़ॉल्टर है, तो क्या C लोन देता? नहीं देता। तो ऐसी कंडीशन में जो इन्फॉर्मेशन गैप है, इसको भरने के लिए लेकर आते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। यानी इसमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति का ये नहीं बताया जाएगा कि आपका अकाउंट किस बैंक में था, क्या आपके ट्रांजैक्शंस थे, क्या डिटेल्स थी, वो नहीं बताया जाएगा। लेकिन A के साथ आपका व्यवहार कैसा था, इस बेसिस पर A आपको रेट करेगा। A क्या करेगा? आपको रेटिंग देगा, बस रेटिंग, डिटेल नहीं, सिर्फ रेटिंग।
अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और आपके फाइनेंशियल व्यवहार एक के साथ अच्छे थे तो अच्छे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, अच्छे रेटिंग्स आ जाएंगे। बुरे थे तो फिर रेटिंग डाउन हो जाएगी। सेम तरीके से बी के साथ। और ये रेटिंग है ये हर बैंक के साथ शेयर की जाती है, कोई भी जाके इनको रेटिंग्स को देख सकता है। इसी को बोला जाता है सिविल स्कोर। ठीक है। अब क्योंकि सी को ये नहीं मालूम कि उस आपका किस बैंक के साथ क्या रिलेशन था, कितना आपने फ्रॉड किया, लेकिन आप सी ये देख सकता है कि आपकी फाइनेंशियल रेटिंग डाउन है, यानी आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, तो सी आपको लोन नहीं देगा। ये लोन देने से बचने वाले ऑप्शन हैं। लोन देने से पहले ये इंश्योर किया जा सके कि एनपीए ना बने। ठीक है, ये इंश्योर किया जा सके कि एनपीए ना बने। ठीक। और इसके बाद भी अगर बन गया है ना, तो फिर एक और लेकर आए हैं हम, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। बेसिकली होता है इसमें कुछ नहीं है इंसॉल्वेंसी में। इंसॉल्वेंसी मतलब जैसे आप बोलो कि सर ऐसा है कि मैं लोन पे नहीं कर पा रहा, आपने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, उसे हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी। एक शब्द, दो शब्द और हैं, ठीक है, इनको देख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी यानी अ पर्सन डिक्लेयर हिमसेल्फ दैट ही कैन नॉट पे द लोन्स, ये लोन पे नहीं कर सकता। सेल्फ डिक्लेरेशन, जैसे खुद को दिवालिया घोषित करना। सेल्फ डिक्लेरेशन, बैंक वाले आए और आपने बोला कि देखो साहब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे लोन पे ही नहीं कर सकता, मैं खुद को दिवालिया घोषित कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है सर। सेल्फ डिक्लेरेशन। लेकिन क्या बैंक वाले मान जाएंगे आपके कहने से? नहीं मानेंगे। वो जाएंगे कोर्ट में, आपको घसीटेंगे कोर्ट में, और कोर्ट बोलेगा हाँ भाई क्या सीन है, आप बोलोगे सब कंगाल हैं। लेकिन कैसे, क्या कुछ है ही नहीं। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन डालेगा कि भाई चेक करो इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, और जब कोर्ट देख लेगा कि आपके फटे हाल हैं, है ना, आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है नहीं, तो कोर्ट बोले यार देखो बैंक वालों, यार ये आदमी तो सही कह रहा है, ये तो है ही कुछ नहीं इसके पास, है ना, इसके तो फटे हाल ही हैं, है ना, तो हम भी इसको यार दिवालिया घोषित करते हैं। तो कोर्ट जिसको दिवालिया घोषित करता है उससे हम बोलते हैं बैंकरप्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब हो गया इन विच कोर्ट डिक्लेयर करता है कि आप इंसॉल्वेंट हो, यानी आप दिवालिया हो। ठीक है, तो दोनों का मतलब समझ लेना। इसमें कोर्ट डिक्लेरेशन होता है, कोर्ट डिक्लेरेशन, ठीक है, बैंकरप्ट, इसे बैंकरप्सी बोलेंगे, ठीक है, इसे इंसॉल्वेंसी बोलेंगे, बस। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं था कि इंडिया में ही सिर्फ बैंकरप्सी की समस्या थी, समस्या हर जगह थी। ठीक है, समस्या हर जगह थी, और ऐसा नहीं था कि अचानक से इंडिया में आ गई, बहुत पहले से चलती आ रही है। एक हमारे पास वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं BIS। क्या बोलते हैं? BIS। देखो बच्चे हुआ क्या था, अब ये तो चलो तुम्हारा ख़त्म हो गया यहाँ तक इंसॉल्वेंसी। मैं कुछ एक नई चीज़ पढ़ाने चाह रहा हूँ तुम्हें, वो है बेसल नॉर्म्स। ठीक है, बेसल नॉर्म्स समझ लो ऐसे, या उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कर लें, चलो नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं बेसल नॉर्म्स को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं।